वीर सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम मौर्य काल से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न की एक श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं। ये प्रश्न विगत वर्षों परीक्षाओं में आए हुए हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये यूपी, पीएससी, अन्य भी सभी परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मौर्य शासनकाल में पिंड कर एक कर था। तो मौर्य शासनकाल में पिंड कर एक ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित कर था। तो पहले का डी होगा। प्रश्न नंबर 2, अशोक के अभिलेख मिलते हैं अहिरौरा। अहिरौरा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में है, धौली उड़ीसा में है, गिरनार ये सौराष्ट्र में है। तो अशोक के अभिलेख अहिरौरा और धौली 1, 2 से मिलते हैं। इसका प्रश्न नंबर 2 का बी सही होगा। गिरनार से शासक रुद्रदामन का अभिलेख मिलता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपियों को सर्वप्रथम खोजा तथा उसका अध्ययन किया? तो आर शाम शास्त्री ने 1909 ईस्वी में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपियों को सर्वप्रथम खोजा और उसका अध्ययन किया। प्रश्न नंबर 3 का सी सही है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख इसला नामक प्राचीन नगर का उल्लेख करता है? तो कर्नाटक का ब्रह्मगिरी अभिलेख, जिसमें इसला नामक प्राचीन नगर का उल्लेख मिलता है और उस अभिलेखकर्ता चापड़ के खरोष्ठी लिपि में हस्ताक्षर है। प्रश्न नंबर 4 का डी सही है। प्रश्न नंबर 5, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। समाहर्ता, समाहर्ता का अर्थ है महासंग्राहक, ए का 2 होगा। और सन्निधाता का अर्थ है जो पदाधिकारी होता था सन्निधाता, ये कोषाध्यक्ष कोषाधिकारी होता था, तो बी का 1 है। कर्मांतिक ये खानों का प्रमुख होता था, सी का 4। और व्यवहारिक ये मुख्य न्यायाधीश होता था, तो डी का 3। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। प्रश्न नंबर 5 का डी सही है। प्रश्न नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। प्रथम अभिलेख में पशु बलियों की भर्त्सना की गई है। तृतीय अभिलेख में धर्म के सिद्धांत हैं। पंचम अभिलेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति का प्रावधान है और सप्तम अभिलेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया। तो इसमें 1, 2, 3, 4 प्रश्न नंबर 6 का ए सही है। प्रश्न नंबर 7, अशोक के अभिलेखों में किस एक मात्र अभिलेख में उसके लेखक परिचय का उल्लेख मिलता है? जैसा कि हमने बताया कि ब्रह्मगिरी के अभिलेख में उसके एकमात्र लेखक जो है चापड़ का हस्ताक्षर खरोष्ठी विधि में प्राप्त होता है। उसी ब्रह्मगिरी के अभिलेख में इसला नामक नगर पर चर्चा की गई। प्रश्न नंबर 7 का सी सही है। प्रश्न नंबर 8, यूनानी रोमन साहित्य सैंड्रोकोट्टस का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया? तो विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सैंड्रोकोट्टस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया है। प्रश्न नंबर 8 का डी सही है। प्रश्न नंबर 9, मौर्यकालीन प्रशासनिक केंद्र समापा का समीकरण किससे है? तो समापा का समीकरण जौगढ़ से है। प्रश्न नंबर 9 का डी सही है। प्रश्न नंबर 10, वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था कहाँ पर शासन कर रहा था? तो यूनानी शासक सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, वो सीरिया पर शासन कर रहा था। प्रश्न नंबर 10 का बी सही है। प्रश्न नंबर 11, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की ओर से सिक्के ढलवाने का अधिकारी कौन था? तो सिक्के ढलवाने का अधिकारी लक्षणाध्यक्ष था। प्रश्न नंबर 11 का ए सही है। प्रश्न नंबर 12, अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? तो अशोक का 12वां द्वादश अभिलेख जो है ये धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है। प्रश्न नंबर 12 का डी सही है। प्रश्न नंबर 13, श्वेत लोहे का संदर्भ देकर किसने प्राचीन काल में भारत में विकसित लौह प्रौद्योगिकी का साक्ष्य प्रस्तुत किया है? तो कार्टियस ने
श्वेत श्वेत लोहे का साक्ष्य देकर के भारत में विकसित लौह प्रौद्योगिकी का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। प्रश्न नंबर 13 का ए सही, कार्टियस। प्रश्न नंबर 14, मौर्य काल में रूपदर्शक नामक अधिकारी था, तो ये सिक्कों का परीक्षक होता था। जो लोग सिक्के बनवाते थे उनका ये परीक्षण करने का कार्य करता था। प्रश्न नंबर 14 का डी सही है। प्रश्न नंबर 15, कहाँ से कहाँ तक जाने वाला मार्ग उत्तरापथ था? तो उत्तरापथ जो है तक्षशिला के पुष्कलावती से होते हुए राजगिरी होते हुए ताम्रलिप्ति तक जाता था। ताम्रलिप्ति जो उस समय प्रमुख बंदरगाह पूर्वी तट पर था। इस तरह ये सबसे प्रमुख मार्ग था। तो इसमें तक्षशिला से श्रावस्ती हुए राजगिरी तक। प्रश्न नंबर 15 का डी सही है। प्रश्न नंबर 16, पत्थर को चमकाने की कला ऐसी पूर्णता तक पहुंच गई थी, इसके लिए आधुनिक क्षमता से परे लुप्त कला हो जाने की बात कही है। स्मिथ का यह कथन मौर्य काल से संबंधित है। मौर्य काल के जो पत्थर थे वो एकास्मक और कांतिमय होते थे, वो चमकदार होते थे। तो चमकाने की कला जो है पत्थरों को मौर्य काल में शुरू हुई है। तो प्रश्न नंबर 16 का ए सही। जो अभिलेख मिले हैं अशोक के, ये कांतिमय और एकास्मक थे। प्रश्न नंबर 16 का ए सही है, मौर्य काल। प्रश्न नंबर 17, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। द्रोणमुख, तो द्रोणमुख में 400 गांव होते थे। प्रश्न नंबर ए का 2, खारवटिक 200 गांव, 3 संग्रहण 100 गांव, 4 स्थानीय 800 गांव, 1। तो 2, 3, 4, 1 प्रश्न नंबर 17 का बी सही है। स्थानीय सबसे बड़ी इकाई थी, इसमें 800 गांव होते थे। संग्रहण सबसे छोटी इकाई थी जिसमें 100 गांव होते थे। और द्रोणमुख में 400 गांव और खारवटिक में 200 गांव होते थे। तो प्रश्न नंबर 17 का बी सही है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किसके उल्लेख में मिलता है कि बिंदुसार ने 2 समुद्रों के बीच की भूमि को जीता था? तो तिब्बती लेखक तारानाथ हैं, इनके अभिलेख में मिलता है, इनके उल्लेख में मिलता है कि बिंदुसार ने 2 समुद्रों के बीच की भूमि को जीता था। प्रश्न नंबर 18 का सी सही है। प्रश्न नंबर 19, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अशोक का भाई सुमन होता है। ए का 3, अशोक का पुत्र तीवर होता है, जिसका उल्लेख कौशाम्बी अभिलेख में मिलता है। एकमात्र इसके पुत्र तीवर का उल्लेख कौशाम्बी अभिलेख में मिलता है। अशोक का पौत्र संप्रत था। अशोक की पत्नी कारुआकी थी। प्रश्न नंबर 19 का बी सही है, 3142। प्रश्न नंबर 20, मौर्य काल में प्रचलित सिक्का पड़ किस धातु का था? तो मौर्य काल का जो सबसे प्रचलित सिक्का पड़ ये चांदी का था। प्रश्न नंबर 20 का सी सही है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित किस काल में वलय कूप प्रथम बार प्रचलित हुए? तो मौर्य काल की जो कुएं की विशेषता थी ये वलय कूप थे। प्रश्न नंबर 21 का ए सही है। प्रश्न नंबर 22, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। उत्तरापथ, आपको इसमें सुविधा के अनुसार उत्तर अंचल और दक्षिण अंचल लिख दिया गया है। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। तो ए का 4 सही है। अवंती की राजधानी उज्जैन थी, जिसका वायसराय, जिसका राज्यपाल अशोक था। तो बी का 1 है। 4-1 दक्षिण अंचल, इसकी राजधानी सुवर्णगिर थी। तो सी का 2 और कलिंग की राजधानी तोसल थी। तो डी का 3, 4-1-2-3 22 का डी सही है। प्रश्न नंबर 23, अपने ऊपर निर्भर बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों को किसने दंड का विधान किया था? तो कौटिल्य ने ऐसे लोगों को दंडित करने का विधान किया था जो अपने परिवार की समुचित व्यवस्था किए बगैर साधु या भिक्षु बन जाते थे। प्रश्न नंबर 23 का ए सही है। प्रश्न नंबर 24, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य सैंड्रोकोट्टस, इसकी पहचान विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोट्टस से की। तो ए का 2 बिंदुसार की उपाधि अमित्रघात थी। तो बी का 3
अशोक की उपाधि पियदस थी। सी का 1 चाणक्य, चाणक्य को विश्वगुप्त भी कहते हैं। डी का 4, तो 2 3 1 4। प्रश्न नंबर 24 का ए सही है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था? फ्लीट महोदय के अनुसार अशोक का जो धर्म था ये वस्तुतः राजधर्म था। प्रश्न नंबर 25 का ए सही है। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने उल्लेख किया कि युवा चंद्रगुप्त ने व्यक्तिगत रूप से सिकंदर से पंजाब में मुलाकात की थी? तो जस्टिन ने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य नंदवंश के विनाश के लिए, नंदवंश पर आक्रमण करने के लिए पंजाब में सिकंदर से मिला था। तो प्रश्न नंबर 26 का बी सही है। प्रश्न नंबर 27, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित प्रलय कर का अर्थ है यह एक आपातकालीन कर था। प्रश्न नंबर 27 का ए सही है। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख आपातकाल में 2 कोष्ठागारों का उल्लेख करता है? तो सोहगौरा कांस्य फलक अभिलेख जो है यह आपातकाल में अन्न वितरण का उल्लेख करता है। प्रश्न नंबर 28 का डी सही है। 2 जगहों से अन्न वितरण का उल्लेख मिलता है, एक सोहगौरा, दूसरा महास्थान। सोहगौरा गोरखपुर में है, महास्थान बोगरा बांग्लादेश में है। तो यहाँ से आपातकाल में या दुर्भिक्ष काल में जो है अन्न बांटने का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 28 का डी सही है। प्रश्न नंबर 29, अशोक के किस अभिलेख में 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारक भेजने की बात कही गई है? तो 13वां अभिलेख है जिसमें 5 यवन राज्यों का उल्लेख किया गया है, वहां पर धर्म प्रचारक भेजने की बात कही गई। प्रश्न नंबर 29 का डी सही है, 13वां शिलालेख। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किस एक ने चाणक्य की उस योजना का विवरण है जिसके अनुसार उसने अंतिम नंद शासकों के एक मंत्री के षड्यंत्र को विफल करके चंद्रगुप्त मौर्य को राज सिंहासन पर आसीन कराया? तो ये विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में ये उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 30 का बी सही है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का काफी विस्तृत वर्णन किया गया है। तो प्रश्न नंबर 30 का बी सही है। प्रश्न नंबर 31, अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख मिलता है? तो लुम्बिनी 1 का स्तंभ लेख, जिसको रुम्मनदेही स्तंभ लेख भी कहते हैं, ये महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान का जब दौरा करता है अशोक तो भूमि कर को माफ कर देता है और कर को 1/8 कर देता है। प्रश्न नंबर 31 का ए सही है। प्रश्न नंबर 32, निम्न में से किस अभिलेख में अशोक बौद्ध तई में विश्वास करते हुए स्वीकारोक्ति करता है? तो भाब्रू का लघु शिलालेख जिसमें बुद्ध धम्म संघ तीनों के प्रति वो अपनी आस्था व्यक्त करता है। तो 32 का बी सही है। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अर्थशास्त्र में वर्णित नहीं है? तो अर्थशास्त्र में कृषि की पद्धति, मंत्रियों के गुण, गुप्तचर निकाय सभी पहलू वर्णित हैं, लेकिन दुर्भिक्ष का उन्मूलन ये वर्णित नहीं है। प्रश्न नंबर 33 का ए सही है। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में कौन अशोक के स्तंभों में पाया जाने वाला सामान्य लक्षण था? तो जो अशोक के स्तंभ लेख थे वो कांतिमय, पालिश तथा एकात्मक होते थे और ये चुनार से लाए जाते थे। प्रश्न नंबर 34 का बी सही है। प्रश्न नंबर 35, जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के अभिलेखों का अर्थ निकालने का सूत्र द्विभाषी प्रलेखों से मिले हैं जो संबद्ध हैं ब्राह्मी तथा अरामाइक लिपि से। प्रश्न नंबर 35 का ए सही है। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि देवानाम पी थी? तो अशोक और दशरथ जो 2 राजा थे इन्होंने देवानाम पी की उपाधि धारण की थी। तो A1 2 36 का बी सही, अशोक और दशरथ। प्रश्न नंबर 37, यूनानी तथा अरामाइक भाषा में खुदा अशोक का एक अभिलेख है कंदहार में। तो 37 का डी है, जिसको सारेकुना अभिलेख कहते हैं, जो दुभाषी में लिखा गया है। 37 का डी सही है। प्रश्न नंबर 38, वह मौर्य शासक जिसने यूनान से अपने राज्यसभा के लिए एक दार्शनिक की मांग की थी? तो एपियानस कहता है कि बिंदुसार ने अपने राज्यसभा के लिए मीठी
मदिरा, अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी, जिसमें मीठी मदिरा और अंजीर दे दिए गए थे, लेकिन दार्शनिक को नहीं दिया गया था। तो प्रश्न नंबर 38 का बी सही है, बिंदुसार। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल की नहीं है? तो मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति, ये मौर्य काल की नहीं, क्योंकि जो बुद्ध मूर्ति पहली बनी है ये कुषाण शासन काल में बनी है और ये मथुरा कला की थी। कुषाण शासन काल मौर्य काल के बाद का है, तो ये मौर्य कृति नहीं है। 39 का सी सही है। प्रश्न नंबर 40, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें गुप्तचर है, उनके कार्यों का वर्णन किया गया है। तो गुप्तचर विभाग को मौर्य काल में महामत्या सर्प के अधीन रखा गया था। गुप्तचर के बारे में विशेष उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। तो एक ए है प्रश्न सूची एक में ए है गुण पुरुष। गुण पुरुष गुप्तचर को गुण पुरुष कहते थे, ए का 3 है। संस्था, स्थिर गुप्तचर को संस्था कहते थे, तो बी का 4 है। संचरा, भ्रमणशील गुप्तचरों को संचरा कहते थे, तो सी का 2 है। और रूप जीवा, जो गणिकाएँ होती थी उनको रूप जीवा कहा जाता था, डी का 1 है। तो 3, 4, 2, 1 प्रश्न नंबर 40 का बी सही है। प्रश्न नंबर 41, अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में हैं क्योंकि यह अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी। अशोक ने अपने जो अभिलेख है ये प्राकृत भाषा में इसलिए लिखवाए थे कि जिससे सामान्य जनता इनको पढ़ और समझ सके। प्रश्न नंबर 41 का बी सही है। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कहाँ अशोक का नाम का उल्लेख होता है? तो अशोक के नाम का उल्लेख अशोक का जो नेट्टूर अभिलेख है उसमें होता है। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जिसमें सुदर्शन झील के निर्माण में यवन तुषास्य के द्वारा पुनर्निर्माण का उल्लेख मिलता है, जो अशोक का राज्यपाल था। तो 1, 3 प्रश्न नंबर 42 का सी सही है। नेट्टूर अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 43, अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे गए हैं? तो अब अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में लिखे गए हैं, खरोष्टी, ब्राह्मी, ग्रीक और अरामाइक। प्रश्न नंबर 43 का सी सही है। प्रश्न नंबर 44, मौर्य काल में पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन प्रबंध को जानने का महत्वपूर्ण साधन इंडिका है। इंडिका मेगस्थनीज का ग्रंथ है, इसमें लिखा है कि जो है पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 व्यक्तियों की एक समिति द्वारा किया जाता था, जिसमें 5-5 व्यक्तियों की 6 समितियों का निर्माण किया गया था। इसी तरह ये सैन्य प्रशासन का भी वर्णन करता है, वो भी 30 व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जाता था, जिसमें 5-5 व्यक्तियों की 6 समितियां कार्य करती थी। तो 44 का ए सही है। प्रश्न नंबर 45, बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ विद्रोह हुए? तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में प्रमुख विद्रोह हुए, जिसको पहली बार अशोक ने, दूसरी बार सुसीम ने दबाया था। प्रश्न नंबर 45 का सी सही है। प्रश्न नंबर 46, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन है? तो विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन है, जिसको यह वृषल या कुलहीन बताता है। प्रश्न नंबर 46 का बी सही है। प्रश्न नंबर 47, निम्नांकित में से किसमें मौर्यों को क्षत्रिय के रूप में वर्णित किया गया है? तो दिव्यावदान, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, दोनों धर्मों के ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया। तो 47 का डी सही है। दिव्यावदान ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। बौद्ध धर्म या जैन धर्म कोई भी ग्रंथ का किसी भी धर्म का ग्रंथ होगा, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को या मौर्यों को क्षत्रिय बताया गया है। 47 का डी सही है। प्रश्न नंबर 48, निम्नांकित में कहाँ चंद्रगुप्त की सभा अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य की परिषद का उल्लेख मिलता है? तो महाभाष्य, पतंजलि का जो महाभाष्य है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की सभा का उल्लेख मिलता है। 48 का सी सही है। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में मेगस्थनीज के बाद कौन आया था? तो डायमेकस आया था। प्रश्न नंबर 49 का बी सही है। प्रश्न नंबर 50,
निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र पर टीका कौन है? तो भट्ट स्वामीकृत प्रतिपदा पंचिका ये अर्थशास्त्र पर टीका है। प्रश्न नंबर 50 का डी सही है। प्रश्न नंबर 51, यद्यपि अशोक के कई पुत्र थे, अभिलेखों में केवल एक ही पुत्र का उल्लेख है जिसका कोई अन्य स्रोत में उल्लेख नहीं है। तो कौशाम्बी अभिलेख में उसकी माता कारुवाकी का अभिलेख है जिसमें तीवर, उसके पुत्र तीवर का उल्लेख मिला हुआ है। तो 51 का बी सही है। प्रश्न नंबर 52, अर्थशास्त्र में पूर्व विन्यास से स्पष्टता से निर्दिष्ट होता है कि औद्योगिक तथा व्यापारिक वर्गों को नगर में विशिष्ट आवास दिया गया था। प्रश्न नंबर 52 का बी सही है। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था? तो कामरूप, जिसका वर्तमान नाम असम है, ये अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था। प्रश्न नंबर 53 का ए सही है, कामरूप। प्रश्न नंबर 54, जैन ग्रंथों के अनुसार संप्रति की राजधानी, द्वितीय राजधानी किस नगर को मानी जाती है? तो उज्जैन। उज्जैन को जैन संप्रति की दूसरी राजधानी मानी जाती है। प्रश्न नंबर 54 का बी सही है। प्रश्न नंबर 55, चाणक्य अर्थशास्त्र के अनुसार सेना में किस वर्ण के लोग सम्मिलित होने चाहिए? तो चाणक्य अर्थशास्त्र के अनुसार सेना में चारों वर्णों के लोग सम्मिलित होने चाहिए, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। 55 का डी सही है। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी? तो मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी कहते हैं, वो 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। इसके अनुसार उस समय भारत में दास प्रथा नहीं थी। प्रश्न नंबर 56 का बी सही है। प्रश्न नंबर 57, समझा जाता है कि मौर्य स्तंभों के लिए पत्थर निम्नांकित से प्राप्त किया जाता था। तो चुनार से मौर्य स्तंभों के लिए पत्थर प्राप्त किया जाता था। 57 का सी सही है। प्रश्न नंबर 58, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सीरिया, सीरिया का शासक जो है अंतियोक है, इनका उल्लेख 13वां शिलालेख में मिलता है। तो सीरिया का अंतियोक ए का 2, मिस्र का शासक टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय, तो बी का 1, मेसिडोनिया का एलेक्जेंडर, सी का 4, कोरिंथ, जिसे एपिरस भी कहते हैं, इसका शासक एंटीगोनस, डी का मेसिडोनिया का एंटीगोनस और कोरिंथ एपिरस का एलेक्जेंडर। तो 2, 1, 3, 4। प्रश्न नंबर 58 का ए सही है। सीरिया का अंतियोक, मिस्र का टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय, मेसिडोनिया का एंटीगोनस और कोरिंथ, जिसे एपिरस भी कहते हैं, इसका शासक एलेक्जेंडर। तो 2, 1, 3, 4। प्रश्न नंबर 58 का ए सही है। प्रश्न नंबर 59, बिंदुसार के काल में किस स्थान पर अमात्यों के विरुद्ध शिकायत की गई थी? तो तक्षशिला का जो विद्रोह होता है वो अमात्यों के अत्याचार के विरुद्ध ही जनता वहां पर विद्रोह करती है। 2 बार विद्रोह होता है, एक बार अशोक, दूसरी बार सुसीम उसको दबाता है। प्रश्न नंबर 59 का ए है, तक्षशिला। यहाँ पर अमात्यों के अत्याचार इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जनता विद्रोह करने के लिए उतारू हो जाती है। 59 का ए सही। प्रश्न नंबर 60, मौर्य काल में वंशानुगत सैनिक थे मौल। भृतक मतलब किराए के सैनिक, मौल मतलब वंशानुगत सैनिक, वर्धकी मतलब शिकारी, अतिविवाल, तो इसमें मौल जो थे ये मौर्य काल के वंशानुगत सैनिक थे। प्रश्न नंबर 60 का बी सही है। प्रश्न नंबर 61, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कालसी, कालसी अभिलेख जो है ये उत्तराखंड में देहरादून से प्राप्त है, तो ए का 2। सोपारा, सोपारा ये महाराष्ट्र से प्राप्त है, तो बी का 5। मानसेहरा, मानसेहरा ये पाकिस्तान से प्राप्त है। शहबाजगढ़ी मानसेहरा 2 प्रमुख लेख हैं जो खरोष्ठी लिपि में हैं, तो ये पाकिस्तान से मिले हैं, तो मानसेहरा पाकिस्तान, सी का 1। और जौगढ़ ये डी का 4। जौगढ़ ये धौली और जौगढ़ जो है ये उड़ीसा से प्राप्त है, तो डी का 4। 2, 5, 1, 4। प्रश्न नंबर 61 का ए सही है। प्रश्न नंबर 62, मौर्य काल में अक्ष पटलाध्यक्ष क्या करते थे?
तो अक्षपटलाध्यक्ष जो है ये मुख्य लेखाकार थे। 62 का सी सही है। प्रश्न नंबर 63, मौर्य काल में सेना भक्तम क्या था? तो किसी क्षेत्र से गुजरने वाली सेना को वहां के लोगों पर लगाया जाने वाला पंडार कर सेना भक्तम था। प्रश्न नंबर 63 का डी सही है। प्रश्न नंबर 64, अशोक के अभिलेख के नगर व्यवहारिक महामात्र कौन से अधिकारी थे? तो ये न्यायिक अधिकारी थे। ये दीवानी न्यायालयों के न्यायाधीश होते थे। फौजदारी न्यायालयों के न्यायाधीश प्रदेष्टा थे। तो 64 का ए सही है। प्रश्न नंबर 65, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अशोक किस प्रदेश का राज्यपाल था? तो अशोक अवंती प्रदेश का राज्यपाल था। तो प्रश्न नंबर 65 का डी सही है। किसने कहा मौर्य साम्राज्य में डाकू नहीं थे? तो मेगास्थनीज वहाँ की शासन व्यवस्था को देखता है, मौर्य काल को घूमता है, वो कहता है कि मौर्य काल में डाकू नहीं थे। तो प्रश्न नंबर 66 का सी सही है। प्रश्न नंबर 67, किस विशाल प्रशासन तथा उसकी राष्ट्रीय चेतना की अनुपस्थित मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थी? तो रोमिला थापर कहती हैं कि जो वहाँ पर विशाल उच्च प्रशासन ये उसके जो है पतन के लिए उत्तरदायी था। 67 का सी सही है, रोमिला थापर। प्रश्न नंबर 68, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। टालमी, तो टालमी ने भूगोल लिखा है। तो ए का 1, प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री या प्राकृतिक इतिहास लिखा है। तो बी का 2, एरियन ने इंडिका का उद्धरण अपने ग्रंथों में किया है। तो सी का 3, पेरिप्लस इसके लेखक जो है अज्ञात है। तो डी का 4, 1 2 3 4, 68 का ए सही है। प्रश्न नंबर 69, चंद्रगुप्त मौर्य पारसी जाति का था। इस मत का प्रतिपादन बी डी स्पूनर महोदय ने किया कि चंद्रगुप्त मौर्य पारसी जाति का था। प्रश्न नंबर 69 का डी सही है। प्रश्न नंबर 70, पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा के रूप में पुकारा है मेगास्थनीज ने। पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन मेगास्थनीज ने विस्तृत वर्णन किया है कि 30 सदस्यों की समिति थी जो इसका प्रशासन देखती थी, और पाटलिपुत्र को ये पोलिब्रोथा को कहता है। तो प्रश्न नंबर 70 का सी सही है, मेगास्थनीज। प्रश्न नंबर 71, किसने कहा राजा को मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए, अकेला पहिया नहीं चल सकता? तो कौटिल्य मंत्रिपरिषद के महत्व को बताते हुए कहता है कि राजा को अकेले निर्णय नहीं लेना चाहिए। मंत्रिपरिषद जो है ये एक गाड़ी के 2 पहिए, जिसमें एक पहिया राजा है, दूसरा मंत्रिपरिषद है। तो 71 का बी है। प्रश्न नंबर 72, चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला, यह कथन प्लूटार्क का है। प्रश्न नंबर 72 का सी सही है। प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित में कौन गांव एवं जिला के स्तर से कर वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो स्थानिक जो है ये गांव और जिला के मध्य कर वसूली के लिए जिम्मेदार था। गोप ये लिखने का कार्य करता था, पुलिस ये रक्षा का कार्य करती थी, प्रतिवेदक ये सूचनाएं देने का कार्य करती थी। प्रश्न नंबर 73 का सी सही, स्थानिक। प्रश्न नंबर 74, किस अभिलेख में अशोक ने कहा कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं? तो प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, पितृभाव का उल्लेख ये करता है। और राजा के कर्तव्यों का पहली बार किसी ने उल्लेख किया है तो अशोक ने किया है। तो प्रश्न नंबर 74 का सी सही है। प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित के किस ग्रंथ से प्राचीन भारत में गुप्तचर व्यवस्था पर विस्तृत एवं महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में गुप्तचर व्यवस्था पर पूरा प्रकाश डाला गया है। गुप्तचर व्यवस्था को महामात्य सर्व के अधीन रखा गया, उसमें विभिन्न उसके भाग किए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 75 का बी सही है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। प्रश्न नंबर 76, किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को धर्म का अंग माना है? तो 7वें शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को धर्म का अंग माना है। प्रश्न नंबर 76 का डी सही है। प्रश्न नंबर 77, मौर्य काल में तक्षशिला का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र किन वर्णों के लिए खुला था? तो मौर्य काल में तक्षशिला का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए खुला था। 77 का डी सही है।
प्रश्न नंबर 78, प्राचीनतम उपलब्ध भारतीय सिक्के किस धातु के थे? तो तांबा और चांदी दोनों धातु के प्राचीनतम सिक्के थे। प्रश्न नंबर 78 का डी सही है। प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित में से किसमें कौटिल्य के कई नामों का उल्लेख मिलता है? तो अभिधान चिंतामणि, हेमचंद्रकृत अभिधान चिंतामणि में कौटिल्य के कई नामों का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 79 का डी सही है। प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बिंबिसार की 500 पत्नियों का उल्लेख करता है? तो महावग, बौद्ध ग्रंथ महावग जो है बिंबिसार की 500 पत्नियों का उल्लेख करता है। प्रश्न नंबर 80 का बी सही है। प्रश्न नंबर 81, धर्मराज एक उपाधि थी, यह अशोक की उपाधि थी धर्मराज। प्रश्न नंबर 81 का बी सही है। प्रश्न नंबर 82, मौर्य शासनकाल में पौतवाध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख अधिकारी था? तो ये माप तौल का प्रमुख अधिकारी था पौतवाध्यक्ष। प्रश्न नंबर 82 का ए सही है। प्रश्न नंबर 83, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। प्राचीन स्थल, उसकी आधुनिक स्थिति। तो पुष्कलावती को चरसड्डा कहते थे, तो ए का 3। कपिसा बेलग्राम ये अफगानिस्तान में है, तो बी का 1। गंगवार ये मैसूर क्षेत्र को गंगवार कहते थे, तो सी का 4। द्वार समुद्र इसको हलेबीड कहते हैं, तो डी का 2। तो 3142 प्रश्न नंबर 83 का बी सही है। प्रश्न नंबर 84, लक्षणाध्यक्ष सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लक्षणाध्यक्ष टकसाल विभाग का अध्यक्ष, ए का 1 सही है। सीताध्यक्ष जो है ये कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, तो बी का 3। पौतवाध्यक्ष जो है माप तौल का होता था, सी का 4। और पाणियाध्यक्ष वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष होता था, तो डी का 2। तो 1342 प्रश्न नंबर 84 का बी सही है। प्रश्न नंबर 85, अर्थशास्त्र के अनुसार शासकीय कर्मचारियों के अधिकतम और न्यूनतम वेतन का अनुपात। जो अधिकतम वेतन था ये 48,000 पण था जो मंत्रिणः को मिलता था, और जो न्यूनतम वेतन था ये 60 पण था जो सबसे छोटे कर्मचारी को मिलता था। तो इसमें अनुपात जो है 4,800 अनुपात 6। प्रश्न नंबर 85 का बी सही है। प्रश्न नंबर 86, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। जिससे मैंने बताया कि चरसद्दा जो है चरसद्दा, पुष्कलावती, सिरकप, तक्षशिला, नागार्जुन कोंडा को श्री पर्वत कहते थे, ताम्लुक को ताम्रलिप्ति कहते थे। तो 1 2 3 4 प्रश्न नंबर 86 का ए सही है। प्रश्न नंबर 87, मेगास्थनीज का मूल ग्रंथ लुप्त हो गया, उसके विवरण की जानकारी हमें कुछ परवर्ती लेखकों में मिलती है। तो एरियन, डायोडोरस, जस्टिन, प्लूटार्क और स्ट्रेबो, तो ये पांचों सही हैं। इनके पांचों के विवरणों में मेगास्थनीज के मूल ग्रंथ की जानकारी मिलती है। 87 का डी सही है। प्रश्न नंबर 88, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में संकेत मिलता है कि उसने मृत्युदंड समाप्त नहीं किया था? तो अशोक के चतुर्थ स्तंभ लेख में यह उल्लेख मिलता है कि वह जो मृत्युदंड प्राप्त थे उनको प्रायश्चित करने के लिए 3 दिन का मौका देता है, जिससे पता चलता है कि उसने मृत्युदंड को समाप्त नहीं किया था। प्रश्न नंबर 88 का ए सही है। प्रश्न नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन एक मौर्यकालीन शैलकृत मूर्ति है? तो रामपुरवा विषभ जो है ये मौर्यकालीन शैल मूर्ति। प्रश्न नंबर 89 का सी सही है। प्रश्न नंबर 90, कहाँ से भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल खोजा गया? तो सिरकप, तक्षशिला जिसको सिरकप कहते हैं, वहाँ से सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल खोजा गया है। 90 का बी सही है। प्रश्न नंबर 91, निम्नलिखित विदेशी लेखकों को सही कालक्रम में लिखिए। तो टिसियस, मेगास्थनीज, प्लिनी, टालमी। प्रश्न नंबर 91 का ए सही है। प्रश्न नंबर 92, निम्नांकित में से किस संगम लेखक ने नंद शासकों के संचित
धन का उल्लेख किया तो मामूलनार ने जो है नंद शासकों का उल्लेख किया कि उनके पास अतुलनीय धन था। प्रश्न नंबर 92 का बी सही है। प्रश्न नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विष्ट का अर्थ है बेगार, भाग का अर्थ है भूमिकर, तो यहाँ पर स्थानीय कर दिया है, तो भाग जो है सुमेलित नहीं है। कर को महसूल भी कहते थे, प्रलय काल एक आपातकालीन कर था। तो ए सी डी सुमेलित है, बी सुमेलित नहीं। प्रश्न नंबर 93 का बी सही है। प्रश्न नंबर 94, इसको आप धर्म प्रचारक और क्षेत्र जहाँ पर अशोक धर्म प्रचारकों को भेजता है, तो मध्यंतिक जो है ये यौन, जिसको यवन बोलते हैं, उसको मध्यंतिक, ये कश्मीर व गंधार में मध्यंतिक को इन्होंने भेजा था धर्म प्रचार के लिए। महारक्षित को ये यौन, जिसको यवन बोलते हैं, वहाँ भेजा था। महाधर्मरक्षित को महाराष्ट्र भेजा था धर्म प्रचार के लिए, और सोन व उत्तरा को ये स्वर्ण भूमि। तो इसका होगा 1 4 2 3। प्रश्न नंबर 94 का ए सही। प्रश्न नंबर 95, सांची के महास्तूप के आंतरिक ईंटों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो अशोक के शासनकाल में सांची के महास्तूप के आंतरिक ईंटों का निर्माण होता है। 95 का ए सही है। प्रश्न नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अशोक के स्तंभ और उसके शीर्ष पर पशु, तो लौरिया नंदनगढ़ से ये सिंह की आकृति मिली है, तो ए, इसका ए सुमेलित नहीं। 96 का ए सुमेलित नहीं है। रामपुरवा सिंह, सांची सिंह, संकीसा गज, ये बी सी डी सुमेलित है, ए सुमेलित नहीं, क्योंकि लौरिया नंदनगढ़ के जो अशोक स्तंभ पर सिंह की आकृति प्राप्त हुई है। 96 का ए। प्रश्न नंबर 97, अशोक किस शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है? तो धौली। प्रश्न नंबर 97 का ए, धौली और जौगढ़ से उसके युद्ध और हिंसा के कारण उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है। प्रश्न नंबर 97 का ए है, धौली और जौगढ़, ये उड़ीसा में प्राप्त हुए हैं, जहां पर कलिंग राज्य था। प्रश्न नंबर 98, पाटलिपुत्र के समय पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन एक समिति द्वारा होता था, जिसके सदस्यों की संख्या थी 30। मेगास्थनीज उल्लेख करता है 30 सदस्यों की 30 सदस्यों की समिति होती थी, जो 5-5 सदस्यों में 6 समितियों में विभक्त होते थे, जो पाटलिपुत्र का प्रशासन देखते थे। तो 98 का बी सही, 30 सदस्य। प्रश्न नंबर 99, अशोक का वह प्रसिद्ध स्तंभ जो प्रारंभ में कौशाम्बी में था, प्रयाग में किस शासक द्वारा लाया गया? तो अकबर जो है इस स्तंभ लेख को कौशाम्बी से प्रयाग लाते हैं। यहाँ पर 3 राजाओं की प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त, रानी का रुवाकी और जहांगीर का आदेश। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। तो प्रश्न नंबर 99 का डी सही है। प्रश्न नंबर 100, सारनाथ के धम्मेक स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया। प्रश्न नंबर 100 का ए सही है। इस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है, और आप इन प्रश्नों को हल करिए। देखिए कितने, ये लगभग मौर्य काल से जो भी प्रश्न बनते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। धन्यवाद।